बचपन से ही हमारे जीवन में चांद, सितारे, सूरज ने बड़े मजे ले रखे हैं। जब रात में आप स्टार्स को देखते हो तो वो हमको टमटमाते दिखाई देते हैं, और जो सूरज है वो उगने से पहले ही दिखाई देता है और डूबने के बाद तक दिखाई देता है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको आज मिलने वाले हैं, यानी कि क्लास 12 के ऑप्टिक्स में मिलने वाले हैं, और वो भी रिफ्रैक्शन में। तो गाइस आज पढ़ने वाले हैं हम रिफ्रैक्शन, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आओ यारो समझते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। उससे पहले रिफ्लेक्शन हम सब जानते हैं कि जब लाइट एक सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो टापे मार के कुछ इस डायरेक्शन में उसी मीडियम में वापस चली जाती है। बट रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब लाइट एक सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो दूसरे मीडियम में जब वो एंटर करती है तो वो अपनी राह से भटक जाती है। आप देख सकते हो ये रे जो है वो एयर में है, हवाओं में, इंसिडेंट रे इसे बोलेंगे हम। सबसे पहले ये हमारा एक बाउंड्री था, इंटरफेस, एयर को और वाटर को डिवाइड करने वाला। हमने बनाया एक नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। नॉर्मल से आपको हमेशा एंगल लेना होगा यारो, याद रखना, भूलना नहीं कि हमेशा एंगल नॉर्मल से होता है। तो ये हुआ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि रे एकदम सीधा जाएगी, लेकिन हुआ क्या? भटक गई, यानी कि अपनी पाथ से डेविएट कर गई। और इसी फिनोमिनन को द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन रे ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और ये हमारा एंगल जो हमने एक्सपेक्ट किया था, ये हमारा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि एंगल नॉर्मल से ही लेना। तो रिफ्रैक्शन में होता यह है कि लाइट अपनी पाथ से डेविएट कर जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। इसी वजह से आपने इस तरह के फिनोमिना हमें ऑब्जर्व होते हैं कि सूरज हमें समय से पहले उगा हुआ दिखाई देता है और डूबने के बाद दिखाई देता है, जिसपे अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। अब इस चैप्टर के इन डेप्थ में जाने से पहले आपको कुछ ऐसे टर्म समझने होंगे जिसके बिना इस चैप्टर में आप बात ही नहीं कर सकते। तो वो सबसे पहला टर्म निकल के आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, जो हर एक मीडियम की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है और जिसको दिखाते हैं म्यू से, मुंह से नहीं, म्यू से। ठीक है, अब ये होता क्या है? अब आपको पता है कि जो लाइट की स्पीड वैक्यूम में है और किसी मीडियम में है, दोनों में अलग अलग होगी। तो हमने क्या किया, एक बार लाइट की स्पीड वैक्यूम में देखी जो कि 3 × 10⁸ होती है, और एक बार किसी मीडियम में देखी और ये देखा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में तो बहुत ज्यादा होती है, तो उस मीडियम से कितना टाइम्स ज्यादा है, वही अपना म्यू है। यानी म्यू एक तरह से ये बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में उस मीडियम से कितना गुना ज्यादा है, कितना टाइम्स। तो जो म्यू होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो कहने का मतलब है कि जो लाइट वैक्यूम के अंदर ट्रैवल कर रही है और जो मीडियम में ट्रैवल कर रही है, इन दोनों में म्यू टाइम्स स्पीड का डिफरेंस होता है। तो जो अपनी वैक्यूम वाली लाइट है वो किसी मीडियम वाली लाइट से कह सकता है कि अपना तुमने म्यू देखा है। म्यू मतलब कि मैं तुमसे कितना, मेरी स्पीड तुमसे कितना म्यू टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, चलो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर आप लोगों को मतलब समझ में आ गया हो तो मैं कुछ बातें बता देता हूं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का और वैक्यूम का, आपको दोनों का ऑलमोस्ट आपको 1 ही लेना है। ठीक है, एयर का आप कह सकते हो 1.0003 होता है, बट आपको वो 1 ही कंसिडर करना है, एयर का 1 ही कंसिडर करना है। ठीक है, अब मैं बात करूं ग्लास की और वाटर की। अगर मैं ग्लास की बात करूं, यानी कि ग्लास के अंदर और वाटर के अंदर, तो आपको ये याद रखना है कि वाटर के अंदर जो म्यू होता है वो 4/3 होता है और ग्लास के अंदर होता है 3/2। इसका मतलब क्या है? ग्लास के अंदर जो लाइट ट्रैवल कर रही है उसकी स्पीड को 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के बराबर होगी। मतलब सीधी भाषा में बोले तो जो लाइट वैक्यूम के अंदर ट्रैवल कर रही है वो उससे 3/2 टाइम्स ज्यादा स्पीड से, यानी 1.5 गुना ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर रही है। ये सिंपल सा मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और ये एक तरह से रेशियो है। तो आपको ये याद रखना होगा, ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है। स्पीड की डायमेंशन LT-1 तो एक तरह से देखा जाए ये एक डायमेंशन लेस एंटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। यहां पर कोई भी डायमेंशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और फाइनल टच ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम में स्पीड का जो रेशियो है बस उसी को बताता है। ठीक, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर याद रखना है कि अगर दो मीडियम अलग अलग है और उन दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होता है ना, उसे हम ऑप्टिकली डेंसर मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि μ2 बड़ा है μ1 से, तो ये ज्यादा डेंसर होगा। इसका डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है जिसका μ2 बड़ा होता है उसे हम डेंसर मीडियम मानते हैं, ऑप्टिकली डेंसर, और जिसका छोटा होता है उसे हम रेयरर। तो बाद में जाके आपको ये डेंसर रेयरर में कोई कंफ्यूजन ना हो, तो पहले ही मैंने बता दिया कि जिसका म्यू बड़ा है वो डेंसर है, जिसका म्यू छोटा है वो रेयरर है। ठीक है, अब आपको मैं एक ऐसे नए टर्म से इंट्रोडक्शन करवा देता हूं
जिसकी बहुत ज्यादा आपको बार बार नीड पड़ेगी, जिसका नाम है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये होता क्या है? एक्चुअली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? आप दो मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हो। जैसे मैंने बोला कि आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, यानी कि मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे आप? तो आप लिखोगे म्यू 2/1, और ये किसके बराबर होगा? किसकी बात हो रही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 की ना। जिसकी बात हो रही है उसको ऊपर लिखना, म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1। याद रखना है इसको, ठीक है। एक और करते हैं इसी महफिल में, एक और चर्चा हो जाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो आप लोग मुझे जरा चैट सेक्शन में बताओ यार, किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है? 3 के। किसके रिस्पेक्ट में? 2 के। तो आप इसको कैसे लिखोगे? म्यू 3/2, जो कि हो जाएगा म्यू 3 अपॉन म्यू 2। तो इस तरह के रिलेट करने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी आते हैं, तो इसको आप जरूर से याद रखना, ठीक है। भूलना नहीं इसको, ठीक। या इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हो, म्यू 2,1 करके भी आपके किसी किसी की बुक्स में लिखा होगा, तो मतलब वही है, डिफरेंस उसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी क्वेश्चन काफी आपके स्कूल में छोटे मोटे दिए होंगे, तो उसको लगा जरूर लेना। अभी हम भी एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, टेंशन नॉट। नोट करो इसको जरा। तो आओ दोस्तों, कुछ ऐसे रिश्तों के बारे में पढ़ लेते हैं जिसका जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे अनोखे रिश्ते हैं जो आपकी क्वेश्चन की अप्रोच को बड़ी खूबसूरत बना सकते हैं। मतलब कोई एक बच्चा होगा जो अलग अप्रोच से क्वेश्चन करेगा, और जिसको ये रिश्ते पता होंगे वो तुरंत उस क्वेश्चन को कर ले जाएगा। तो चलो सपोज करते हैं हमारे पास दो अलग अलग मीडियम है, ठीक है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1 और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। अगर आप मैं बोलूं कि लाइट को मैं तगड़क तगड़क इस मीडियम में दौड़ाऊं, तगड़क तगड़क इस मीडियम में दौड़ाऊं, तो क्या दोनों की स्पीड में अंतर होगा? अब आप बोलोगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है, ठीक है। तो यहां से जो स्पीड का फॉर्मूला आएगा v का, वो आज इसको v1 बोल देते हैं, वो हो जाएगा c अपॉन म्यू 1। उसी तरह से इसके लिए इस मीडियम में जो स्पीड का फॉर्मूला आएगा v2, उसे हो जाएंगे c अपॉन म्यू 2। तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो वो अलग अलग होने की वजह से इन दोनों मीडियम में स्पीड लाइट की अलग अलग होगी। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दे, यानी इन दोनों को अगर हम भाग दे दे, यानी v1 अपॉन v2 को अगर हम डिवाइड कर दे, तो मित्रों मुझे आप ये बताओ, आपको जो रिलेशन दिखाई दे रहा होगा अपने स्क्रीन पर, वो कुछ μ2 बाय μ1 करके है। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? ये रिलेशन तो पहली बात 3 स्टार है, आप इसको भूलना नहीं एकदम दिमाग में रखना। दूसरी बात आपने ये सीखी कि जो स्पीड होती है वो खुद के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है म्यू के। तो आप इससे क्या याद रखोगे? जितना ज्यादा डेंसर होगा उतनी स्पीड कम होगी। फिर से जितना ज्यादा डेंसर होगा उतनी स्पीड कम होगी। इस बात को बिल्कुल भूलना नहीं है। तो ये जो 3 स्टार लगाए ना, इसमें क्या है? मान लो आपको दो मीडियम दे दे, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे, एक में स्पीड दे दे, एक में पूछ ले, सीधा लगा दो, आंसर आपके हाथ में। अब आप चलो फिर से पूरा लिख रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट ही कम है अपने पास, ठीक है, एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये याद रखना। अब यही नहीं, अभी हम यहां रुकेंगे नहीं। अब आप लोगों को शायद एक और चीज मैं आपको बता दूं पहले, फिर मैं एक और रिलेशन बताता हूं। अब देखो, एक चीज याद रखना, व्हेन लाइट फ्रॉम अ सेम सोर्स एंटर्स डिफरेंट मीडियम, देन स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होगा? चलो मैं बताता हूं। क्लास 11 में आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या? मान लो अगर अपनी एक टॉर्च है, ठीक है, मान लो टॉर्च है, या मान लो एक आपकी पतली रस्सी है और एक आपकी मोटी रस्सी है, ठीक है। अगर कोई बंदा यहां से उस रस्सी को हिला रहा है, तो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती है, ठीक है। ये चेंज को चेंज मत समझ लेना, क्रॉस लगा दिए, चेंज नहीं करती है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स पे डिपेंड करती है। वो सोर्स पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितनी ऑसिलेशन, ऐसे कितनी ऑसिलेशंस कर रहे हैं, ठीक। तो कहने का सेंस ये है कि अगर हमारा सोर्स, मान लो जो लाइट जा रही है वो टॉर्च से जा रही है, टॉर्च से निकल के, तो टॉर्च को थोड़ी मैं बदल रहा हूं कि कभी लाल रंग की टॉर्च ला रहा हूं, कभी पीले रंग की टॉर्च ला रहा हूं, टॉर्च वही है। तो जब लाइट सेम सोर्स से निकलती है तो उसकी अलग अलग मीडियम में स्पीड चेंज करेगी, अलग अलग मीडियम में वेवलेंथ चेंज करेगी, लेकिन सोर्स अगर सेम है तो अलग अलग मीडियम में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती है। याद रखना फिर से, टॉर्च अगर वही है, अलग अलग मीडियम में स्पीड बदलेगी, हां जी, वेवलेंथ बदलेगी, हां जी, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। तो अगर ये बात याद रही तो एक तीसरा निहायत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है वो ये है,
अच्छा, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको नॉस्टैल्जिया वाइब्स दे दूं क्लास 11 की। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो फ्रीक्वेंसी है उसको कुछ ऐसे घुमा के बनाते थे। फ्रीक्वेंसी होती थी सी बाय लैम्डा, यानी कि स्पीड अपॉन वेवलेंथ, अपॉन वेवलेंथ। ये क्लास 11 में आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्पीड अपॉन वेवलेंथ होती है। तो किसी भी मोमेंट पे जो हम स्पीड है, फ्रीक्वेंसी को चलो एफ सी दिखा देते हैं, एफ इंटू लैम्डा लिख सकते हैं। स्पीड को क्या लिख सकते हैं? एफ इंटू लैम्डा। तो अगर आपको यह समझ में आ गया होगा कि स्पीड को हम लोग एफ इंटू लैम्डा लिख सकते हैं, तो यहां पर जो v1 है वो भी तो अपनी स्पीड है। तो फ्रीक्वेंसी दोनों ही मीडियम में एफ है और एफ है, और दोनों मीडियम में जो वेवलेंथ होगा, यहां पर हम लैम्डा 1 मान लेते हैं, यहां पर हम लैम्डा 2 मान लेते हैं। तो जो अपना v1 होगा वो आप यहां पर देखो स्पीड होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो यहां पे स्पीड होगी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यहां पर स्पीड होगी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, और उठा के पटक दो। और जैसे ही आपने पटका लैम्डा 1f अपॉन लैम्डा 2f इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, तो आपको एक और बड़े ही खूबसूरत तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया कि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। तो यहां से आपको मैंने कुछ दो रिलेशन बताए जो आप याद रखना। अगर वेवलेंथ दे देगा क्वेश्चन में, तो वेवलेंथ का रेशियो जो होता है वो भी उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, ये स्टार लगा के लिख लो, और लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। क्योंकि ये रिश्ते याद रहेंगे तो आपके घर में रिश्ते काफी अच्छे बने रहेंगे मम्मी पापा से रिजल्ट के टाइम पे, ठीक है। चलो, तो आओ यार, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट वेव व्हेन अ मटेरियल इज दिस, तो अपने को जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है वो दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, और बोला है कि जो वेवलेंथ है वो 500 नैनोमीटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो। अब आपको कुछ भी नहीं करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बड़ा ही आसान होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब वैक्यूम में स्पीड का फॉर्मूला 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो यहां पर हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी है 2 इंटू 10 टू द पावर 14 इंटू लैम्डा है 500 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -9। वहीं पर भी लिख देता हूं मैं, ताकि तुम लोगों को कोई भी डाउट बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। वहां पे मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। अगर आप अभी इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 14 ऊपर जाएगा, 9 ऊपर जाएगा, 8 16 70 75 13। तो बेसिकली यहाँ पे ऊपर आएगा 3 इंटू 1 0 0 0 अपॉन 2 इंटू 5 0 0। सो बेसिकली 10 10 10 2 10 10 2 3, तो 3 इज द आंसर। तो देखो कितना निहायत ही आसान क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मूला पूरी तरह से क्लियर है तो। इसी तरह के आपको अपने आप से वादा करना है कि अपनी किताब से क्वेश्चन ढेर सारे प्रैक्टिस करने हैं, तभी चीजें आएंगी, ऐसे नहीं आने वाली, ठीक है। अब देखो यार, तुम अपने जीवन में कोई नियम कानून मानो चाहे ना मानो, लेकिन ये मानते हैं, तो आओ यार इनके लॉस पढ़ लेते हैं। इनके लॉ क्या कहते हैं? सबसे पहला लॉ जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सारे एक प्लेन पे आ जाएंगे। मतलब ये जो इंसिडेंट रे आपको दिखाई दे रही है, ये जो नॉर्मल दिखाई दे रहा है, और ये जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे दिखाई दे रही है, ये एक प्लेन का मतलब 2D में, ये इनको 3D की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप एक प्लेट रखोगे यहाँ पे प्लेट, तो ये तीनों उसके ऊपर आ जाएंगी। कोई 3 डायमेंशनल नहीं होगा, CH4 की तरह नहीं होगा कि एक हाइड्रोजन आंखों की तरफ आ रहा है, एक अंदर जा रहा है, नहीं, तीनों एक ही प्लेन पे बड़ी आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो आओ यार बढ़ते हैं इसके सेकेंड लॉ की तरफ। जी हाँ, ये किसी सिंघम से कम नहीं है, क्योंकि जो इसका सेकंड लॉ है वो इतना इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम पहले मैं बता दूं, जो कि है स्नेल्स लॉ। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा, स्नेल्स लगा लो। डेरिवेशन नहीं हो रही, स्नेल्स लगा लो। घर में पानी नहीं आ रहा, स्नेल्स लगा लो। रिया फोन नहीं उठा रही, स्नेल्स लगा लो। तो इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ। अगर आपको ये आ गया, मैं वादा कर रहा हूं कि जिस तरीके से मैं बताऊंगा निहायत ही आसान है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो स्नेल्स लॉ है क्या? तो एक रे आके हमारी यहां पर स्ट्राइक करेगी, और सबसे पहला काम है कि आपको एक नॉर्मल बनाना है, क्योंकि नॉर्मल से ही हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेते हैं।
यहां पर दूसरे मीडियम में एंटर करते ही हमारी लाइट रिफ्रैक्ट कर चुकी है, इसको बोल दिया म्यू1 और इसको बोल दिया म्यू2। तो स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जो अपना साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है ना, वो एक कांस्टेंट है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, यानी कि 2,1 के 2/1 के बराबर है। ये बोलता है हमारा स्नेल्स लॉ, साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट के बराबर है। लेकिन जिस तरह से इसकी डेफिनेशन लिखी है, लगता है कि किताब लिखने वाला नहीं चाहता कि हम क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि जिस तरह से ये लिखा है बच्चा कंफर्म कंफ्यूज होगा कि म्यू1 किसको लूं, म्यू2 किसको लूं, आई किसको लूं और आर किसको लूं, क्योंकि ये कोई फिक्स तो है नहीं, ये तो बदलता रहेगा। तो मैं आपको बता दूं स्नेल्स लॉ लगाने का बड़ा ही आसान तरीका, एक बार आप जाके ये वाले मीडियम पे मुस्कुराते हुए खड़े हो जाओ, ठीक, और आप देखो एंगल को और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो जब आप ऐसा देखोगे तो आपको एंगल दिखाई देगा म्यू1, आपको एंगल दिखाई देगा आई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाई देगा म्यू1। तो म्यू1 और इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आप दूसरे मीडियम में आकर खड़े हो जाओ, तो जब आप यहां पर खड़े होगे तो आपको दिखाई देगा दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा एंगल, तो म्यू2 इंटू साइन ऑफ आर, और इन दोनों को बराबर कर दो। इस तरह से आप किसी भी न्यूमेरिकल को लगाओगे, आपसे नहीं फंस सकता, ये मेरा वादा है, और मैं कोई नेता नहीं, ठीक है। तो बेसिकली आप इस मीडियम में अगर खड़े हो तो म्यू1 इंटू साइन आई, और दूसरे मीडियम में चलेगा तो म्यू2 इंटू साइन आर। जनाब म्यू1 म्यू2 आई आर रटने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखो कि जिस मीडियम में हो उसके एंगल को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले को उसके एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ऐसा कर लिए तो मुबारक हो, बन चुके हो आप सिंघम। लगने वाला है हर क्वेश्चन, होने वाला है हर डेरिवेशन, आने वाला है घर में पानी, और नोट कर। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का तो पता ही है। ग्लास का होता है 3/2 और वाटर का होता है 4/3। तो मान लो आपसे क्वेश्चन में बोल दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बता दो। ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, या इसका एक और स्टाइल है, ऐसे भी लिख सकता है, यहां पर भी लिख सकता है। तो इसका जहां मन करे ये वैसे देगा। इन तीनों का मतलब ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और मैं आपको बता चुका हूं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में नीचे, जिसका निकालना होता है उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में नीचे, जिसका निकालना होता है वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में उसको नीचे। तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। उसी को 3 बार लिख दिया, ठीक। अब देखो यहां पर एक छोटी सी बात और इस महफिल में मैं चर्चा करना चाहूंगा कि आप कंफ्यूज मत होना। जैसे यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा होता ना, इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि वो हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट, एयर के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, क्योंकि एयर और वैक्यूम का लगभग एक ही लेते हैं। तो यहां ये विद रिस्पेक्ट टू एयर की बात हो रहा है, यहां पर ये चीज अंडरस्टूड होती है, जो कि ये है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह से रेशियो है। अकेले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मतलब नहीं होता। जैसे यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास लिखा है, इसका मतलब वो अंडरस्टूड है कि वो एयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है अपना 3/2 और वाटर है 4/3। तो मित्रों इसको 9/8 आने से को तो कोई रोक नहीं सकता। तो इस तरह के छोटे मोटे चिल्लर क्वेश्चन आते रहेंगे। तो बड़ा सिंपल सा ये कंसेप्ट है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है मैं बता दे रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, लगातार बता रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अगर मैं बोलूं मुझे वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। जिसको आपको निकालना है वो ऊपर रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में वो नीचे रहेगा। तो आंसर 8/9 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये फंडा समझ में आया। तो सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा वाटर है जो बिल्कुल भी लग नहीं रहा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3। बाहर से यहां पर एंगल बन रहा है 53 डिग्री। आपको बताना है कि ये एंगल होगा कितना। तो अगर आता है आपको सेल्स लॉ तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप बाहर यहां खड़े हो जाओ, ये हवा है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन 53 डिग्री। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिस मीडियम में आपको उसके एंगल से, साइन के एंगल से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, अब इस मीडियम में चले जाओ तो यहां पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि कितना है 4/3 इंटू साइन थीटा। तो यहां से इजीली साइन 53 कितना होगा, आप यहां से एक ट्रायंगल बनाओ, ये 53 डिग्री। तो आई होप आपको पता होगा 3 4 5।
तो साइन 53 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा 1 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 4/3 इंटू साइन थीटा। यहां से टक 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 टक, तो यहां से साइन थीटा मिल जाएगा 3/5। तो आप इसको थीटा को लिख सकते हो साइन इनवर्स 3/5। नोट कर लो, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अब मैं आपको ढेर सारे जब मीडियम साथ में होते हैं वैसा भी एक क्वेश्चन करा देता हूं, चलो नोट करिए। तो अब जैसे आप देख सकते हो ऊपर आपकी एयर है, यहां पर एक और मीडियम जिसको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलो μ1 मान लेते हैं, इसका μ2, इसका μ3 और ये वापस से μ1। अब आप देखो किस तरह से रे सारे कार्यक्रम को कंप्लीट करती है। रे आज स्ट्राइक की, टक 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 नॉर्मल, ये हमारा पहला एंगल बोला θ1, मीडियम में जाएगी, रिफ्रैक्ट करेगी, नॉर्मल के पास जाएगी, फिर टक 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 टक, ये हो गया अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन θ2। अब अगर ये θ2 है तो ये भी θ2 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है अच्छे से दो पैरेलल लाइंस है, तो यहां पर अगर ये एंगल होगा जो वही ये एंगल होगा। ऑलराइट, तो ये θ2। अब यहां पर डिपेंड करेगा μ2 बड़ा या μ3 बड़ा है, तो ये उस बात पे डिपेंड करता है कि रे नॉर्मल की तरफ जाएगी या वे जाएगी। तो सपोज कर लेते हैं हम रैंडमली ऐसे बना लेते हैं कहीं भी, फिर टक 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 और एयर में जाते ही वो अवे चली जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, बाकी सब उससे डेंसर होंगे। ठीक है, तो यहां पर ये θ2 हो गया और ये एंगल चेंज करेगा तो ये θ3, तो ये भी एंगल जो आएगा θ3 आएगा, और यहां पर हमने सपोज कर लिया ये है अपना एमर्जेंस, तो θ4। अब ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे हम चलो स्नेल्स लगाते हैं। तो जब हम ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट पे स्नेल्स लगाएंगे, तो जैसे हमने बोला स्नेल्स एट ए पॉइंट, स्नेल्स एट ए पॉइंट, तो एक बार आप यहां पर खड़े हो हंसते हुए, तो यहां पर μ1 इंटू साइन θ1 इज इक्वल्स टू, यहां पर खड़े हो जाओ इस मीडियम में, तो μ2 इंटू साइन θ2 यहां पे, तो μ2 इंटू साइन θ2। ठीक है, अब बी पॉइंट पे स्नेल्स लगाएगा कौन? सिंघम। तो स्नेल्स कौन लगाएगा बी पॉइंट पे? सिंघम। तो यहां पे लगाएंगे, तो यहां पर इस पॉइंट पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एंगल, तो μ2 इंटू साइन θ2 इज इक्वल्स टू, इस मीडियम में आ गए तो ये इसमें μ3 इंटू साइन θ3, μ3 इंटू साइन θ3। जितना छोटा ये लिखा है इतना ही छोटा हमें हमारा करियर दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद हम इस मीडियम पे आ गए और सी पॉइंट पे लगाएंगे, तो स्नेल्स एट सी, तो सी पे जब लगाएंगे तो आप बताओ ये एंगल म्यू है और ये θ है, तो μ3 इंटू साइन θ3 इज इक्वल्स टू μ1 इंटू साइन θ4। तो अगर आप नोटिस करो, राम श्याम का दोस्त है श्याम, घनश्याम का दोस्त है घनश्याम, वापस है राम का दोस्त है, क्या तीनों दोस्त हुए? यस। सो μ1 इंटू साइन θ1 इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन θ2 इज इक्वल्स टू μ3 इंटू साइन θ3 इज इक्वल्स टू, मतलब μ3 इंटू साइन θ3 इज इक्वल्स टू μ4 साइन θ4। तो आप देखो इस तरह के भी अगर आएंगे तो आप इजीली लगा लोगे। तो आई होप आपको ये स्नेल्स का पूरा फंडा समझ में आए, कितना आसान है। ये वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, इसके बाद का जो लेक्चर है उसको नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। आप इसको अच्छे से नोट कर लो और ये कोशिश कर लेना कि आप अच्छे से सारी चीजों को, जितनी चीजें बताई सब रिवाइज कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस वगैरह को भी अच्छे से रिवाइज करके देख लेना गाइस, भूलना नहीं, क्योंकि यही आपका काम देंगे। ये रिश्ते बड़े इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर लेना। बाय बाय गाइस। करके तू मुझको इग्नोर, पछताएगा बहुत, पेपर वाले दिन तू मिल, मैं रुलाएगा बहुत।